नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। और जैसा कि हम संविधान में बात कर रहे थे और हमने मूल अधिकारों की बात की हुई थी, भाग 3 मूल अधिकार की बात हमने की थी और उसमें हमने अनुच्छेद 12 और 13 को पढ़ लिया है। आगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अनुच्छेद 14। तो दोस्तों, अनुच्छेद 14 में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उनको एकदम डिटेल से जानने वाले हैं और मैं सिर्फ अनुच्छेद 14 को ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जितने भी मूल अधिकार हैं उनको मैं पूर्णतः डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। और उसके बाद लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे मूल अधिकारों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, तो इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहिए और लास्ट तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 की मूल अधिकार। और मूल अधिकार में पार्ट 3 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानता के अधिकार की, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में अगर बात करें कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हम पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि बताइए समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के तहत आता है या नहीं आता है? इस तरह से पूछा जाएगा। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि समानता के अधिकार में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो समानता के अधिकार में कुल कितने मूल अधिकार हैं दोस्तों? देख के बताइए कितने? 14 से 18। तो कितने हुए? 14 4 18। तो ये 14 4 18। और ऐसा करके बहुत सारे स्टूडेंट जो आंसर है वो 4 करके चले आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप 14 से शुरू करिए, 14 15 16 17 18। तो कुल मिलाकर के कितने मूल अधिकार हैं इसमें? समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद हैं दोस्तों। 5 अधिकारों की बात की गई है, 5 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। तो ये जरूर याद रखिए, 4 संख्या नहीं है बल्कि कितनी है? 5। और ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, 14 में 4 जोड़ करके 18 कर देते हैं, जिससे कि सवाल जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है। तो समानता के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 14 की बात करेंगे। मुख्य रूप से हम 14 की बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा 14 15 16 17 18 के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अनुच्छेद 14 की बात करें, राइट टू इक्वालिटी की बात करें, तो इसमें बात की गई कि ये समानता का अधिकार है। ठीक है। तो राज्य क्या करेगा? विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 14 में। अगर अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर, अर्थात ये जितने आधार हैं इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये बात जो है किसी भी नागरिक के साथ राज्य इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है सार्वजनिक नियोजन की समानता का अधिकार, अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। सिर्फ आप इतना जानिए, जब मैं उस आर्टिकल में आऊँगा तो पूरा डिटेल में बताऊँगा। ठीक है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, अर्थात छुआछूत के अंत की बात की गई है। अगर अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 समानता के अधिकार में शामिल जो 5 अनुच्छेद हैं, वो 5 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं उनकी हमने यहाँ पर बात कर ली। लेकिन आज जो हम डिटेल से बात करने वाले हैं वो हम अनुच्छेद 14 की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको शायद नहीं पता होगी, आपके मन में डाउट होगा, तो वो डाउट यहाँ पर जरूर क्लियर होने वाला है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम आर्टिकल 14 में लिखा क्या है उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें लिखा है कि राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में, अर्थात भारत के बाउंड्री लाइन के अंदर भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता, देखिए इसमें ये टर्म इंपॉर्टेंट है, और विधियों के समान संरक्षण, ये 2 चीज़ें अगर आपने समझ ली तो समझ लीजिए अनुच्छेद 14 के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई। और मुख्य रूप से इन्हीं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये बात जो है अनुच्छेद 14 में लिखी गई है। ओके। अब
हम लोग बात करेंगे कि विधि के समक्ष समता क्या है और विधियों के समान संरक्षण क्या है, अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ ये क्या कहता है, इसका अर्थ क्या होता है और ये कहाँ से लिया गया है। वैसे ही हम बात करेंगे विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, इन दोनों की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं विधि के समक्ष क्षमता। सबसे पहले तो अगर बात करें कि ये जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से प्रावधान लिया गया है विधि के समक्ष क्षमता, और ये एक प्रकार की नकारात्मक अवधारणा है। और ये नकारात्मक अवधारणा कैसे है, अभी उस पर हम लोग बात करेंगे। प्रोफेसर एवी डाइसी के विधि के शासन के समरूप ये है, विधि के शासन रूल ऑफ लॉ के समरूप है, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता की बात कही जा रही है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ की बात करें, इसका मतलब है कि किसी भी सामान्य विधि के सामने समक्ष या किसी सामान्य न्यायालय के सामने भारत मतलब कोई भी व्यक्ति, भारत क्या कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष कोई भी व्यक्ति समान होगा, एक रूप से देखा जाएगा, विधि से वो ऊपर नहीं होगा, वो कानून के दायरे में रहेगा, कानून से बाहर वो नहीं हो सकता है, और किसी को भी विशेषाधिकार यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, अर्थात कानून के सामने सभी समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। सामान्य तौर पर तो इसका ये अर्थ है कि कानून के सामने सभी समान होंगे, संविधान के सामने सभी समान होंगे और सभी को एक नज़र से देखा जाएगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है विधि के समक्ष क्षमता। अब बात यह है कि ये अब ये बात कर लेते हैं ब्रिटेन के संविधान से कैसे आया। दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान में जब इसको रखा गया तो क्या कारण था। जैसा कि आपको पता है कि पहले ब्रिटेन में राजतंत्र था, और राजतंत्र में क्या था कि राजा जैसे चाहता था वैसे क्या करता था, वो अपने नागरिकों को अधिकार दे सकता था। तो इसमें क्या था कि वो मन चाहा, जिसको हम एक शब्द यूज करते हैं ना, मन माने तरीके से किसी को हम ज़्यादा पावर दे दें, किसी के साथ हम ज़्यादा भला का काम कर दें, किसी को ज़्यादा अधिकार दे दें। तो इस तरीके का भेदभाव राजा के द्वारा किए जा रहे थे। बाद में ये हुआ कि नहीं, ये तरीका गलत है। राजा के सामने जितनी भी प्रजा है और या देश के जितने भी नागरिक हैं वो सभी समान हैं, और कानून जो भी कानून बने वो सभी के लिए समान होना चाहिए। तो यहाँ राजा का काम खत्म करके अब कानून की बात की जाने लगी, और कानून कैसा हो, कानून ऐसा हो जो देश के नागरिकों को एक दृष्टि से देखता हो, समान नज़र से देखता हो, किसी के साथ भेदभाव ना करता हो। तो इस वजह से ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था जो है वो की गई थी। नकारात्मक अवधारणा कैसे है, अगर नकारात्मक अवधारणा की बात करें तो इसमें कहा गया कि किसी को भी किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, नहीं दिया जाएगा की बात की जा रही है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ भी नहीं शब्द, नहीं टर्म को यूज किया जा रहा है। तो यहाँ सभी लोग विधि के समक्ष समान होंगे, कोई उससे अलग नहीं होगा। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि नहीं जो शब्द है वो आ रहा है, अर्थात इसकी जो मूल भावना है वो कैसी है, निगेटिव है, नकारात्मक है। इस वजह से कहा जाता है कि ये जो अवधारणा है वो नकारात्मक है। यहाँ राज्य का काम सिर्फ ये देखना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, तो भेदभाव ना हो इस चीज़ को वो देखेगा, राज्य का ये काम है। एक चीज़ और बता दूं कि राज्य शब्द का मतलब वो नहीं है जो हम लोग समझते हैं कि किसी बाउंड्री लाइन के अंदर कई जिले हैं और उसे हम एक राज्य बोले, ऐसा नहीं है। राज्य का मतलब मैंने बताया था आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो उस संदर्भ में ही हम यहाँ राज्य को समझेंगे, जानेंगे, और इसलिए मैंने बता रहा हूँ इस चीज़ को कि हो सकता है कई लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, पहले उसको देखें, तब जाकर के राज्य की जो परिभाषा है, राज्य क्या है, वो आप आराम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रोफेसर एवी डाइसी की विधि के शासन के समरूप ये है विधि के समक्ष समता। बात ये आती है कि क्या ऐसा संभव है कि हम सभी को एक नज़र से देखें। भाई हम लोग कहते हैं कि सभी को एक नज़र से देखें, किसी के साथ पक्षपात ना करें, भेदभाव का व्यवहार ना करें, लेकिन वास्तव में यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो कुछ अलग है। वो कैसे अलग है?
यहाँ मैंने एक देखिए बनाया हुआ है, ये एक यहाँ पर लिखा गया है इक्विटी, जिसका मतलब होता है समता। यहाँ पर भले ही इक्वेलिटी शब्द का यूज़ हमारे संविधान निर्माताओं ने किया, लेकिन वास्तव में इसका जो अर्थ है, इसके पीछे जो भावना छिपी हुई है वो इक्विटी की है। इक्वेलिटी तभी प्राप्त हो सकती है जब पहले इक्विटी पर बात की जाए और इक्विटी प्राप्त हो, अर्थात समता। जब तक समता प्राप्त नहीं होगी तब तक समानता प्राप्त नहीं हो सकती है। कैसे? जैसे हम ये बात करें कि एक ही घर की बात करें, मैं कई सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे हम अगर बात करें कि एक घर में 2 बच्चे हैं और माँ पिता के लिए दोनों बच्चे प्यारे होंगे, उनके लिए क्या होगा कि वो दोनों के साथ समान व्यवहार करें, अलग किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें, क्योंकि वो दोनों बच्चे जो हैं वो माँ को प्यारे होंगे, माँ के लिए दोनों समान होंगे। तो ठीक है, उन जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर समानता की भावना छिपी हुई है और समान व्यवहार करना चाहिए, ये है। लेकिन अगर, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे हों, क्योंकि उनके जो गुणसूत्र हैं वो भी अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक छोटा हो, कोई बड़ा हो सकता है कि कोई एक तेज हो, कोई एक मंद हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कई बार घर में ऐसा होता है कि एक बच्चा जो है वो पढ़ने में होशियार होता है, दूसरा जो उसी का भाई है वो पढ़ने में थोड़ा सा कम होता है। तो अब हम क्या करेंगे? हम जो भी संसाधन शिक्षा से संबंधित बच्चों को दे रहे हैं, दोनों को बराबर देंगे तभी समानता होगी? तो नहीं। अगर दोनों को एक ही तरीके के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पढ़ने की सामग्री एक ही उपलब्ध कराई जा रही है, एक ही स्कूल उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक बच्चे के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जबकि देखने में सामान्य तौर पर तो हमको ये लगेगा कि हम सामान्य व्यवहार कर रहे हैं, मतलब समान व्यवहार कर रहे हैं, दोनों के साथ समानता जैसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस समानता की हम लोग बात करने वाले हैं, उस समानता का मतलब ये है कि अगर एक कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं, दोनों को एक तरीके की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो मंद वाला जो है वो मंद ही रह जाएगा और तेज वाला जो है वो तेज ही बना रहेगा, क्योंकि एक जैसी फैसिलिटी हम दे रहे हैं, एक जैसे टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वो बराबर कभी हो ही नहीं सकते हैं, वो कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, उनमें कभी भी समानता आ ही नहीं सकती है। हम भले ही हमको ये लगे कि हम समानता का व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक बालक के लिए वहाँ के जो उस विद्यालय का शिक्षक होगा वो उस बालक को विशेष रूप से पढ़ाएगा, या उसके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की जाए ताकि वो जो दूसरा उसका भाई है उसके लेवल में आ सके, तब हम कहेंगे कि अब दोनों समान हैं। तो समानता का मतलब यहाँ पर ये है। एक एग्जांपल और अगर इसी पे ले लें कि अगर वही भाई अगर एक बीमार हो जाए तो, और दूसरा जो है वो हेल्दी है, फिट है, और दूसरा जब बीमार हो गया तो वो कमज़ोर हो गया। जब कमज़ोर हो गया, अब बात यह है कि माँ का तो काम है कि दोनों को समान रूप से उसके साथ व्यवहार करेंगे कि दोनों बच्चे प्यारे हैं, लेकिन अब मान लिए कि दो ग्लास दूध होता है वहाँ पर, या 1 लीटर दूध होता है, तो आधा लीटर दोनों को दूध दिया जाए, क्योंकि समानता तो यही कहती है कि दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। लेकिन एक बीमार है और दोनों को हम आधा लीटर दूध देंगे, तो जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, क्या दोनों को बराबर मिल पाएगा? क्या दोनों साथ साथ में हेल्दी रह पाएंगे? क्योंकि एक तो कमजोर हो चुका, एक शारीरिक रूप से दुर्बल हो चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? समानता तब आएगी जब दूसरे बच्चे को हम क्या करेंगे कि उसी 1 लीटर में से ज़्यादा दूध देंगे, और थोड़े दूसरे का जो है उसको हम भले कम ना करें, उसको कम करके हम दूसरे को ज़्यादा देंगे, वो बिना कम किए नहीं हो सकता है। और दोस्तों, यही संविधान में इसी तरीके का एक टर्म आता है, इसी तरीके की व्यवस्था आती है जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं, वो भी ऐसे ही आता है, वो भी ऐसे ही इसी तरीके से आता है। तो हमें क्या करना होगा कि उस कुछ समय के लिए जो दूसरा बच्चा है, जो कमज़ोर बच्चा है, उसको कुछ दूध की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ेगी। जब वो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा और दोनों फिट हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? तब हम दोनों के साथ समानता का व्यवहार कर सकते हैं, वास्तव में जब वो समान है। इसका मतलब ये है कि समान और दिखने वाले जो समान तरीके के व्यक्ति हैं, उनके साथ ही समानता का व्यवहार हम कर सकते हैं। अगर कोई आगे पीछे है, कोई पिछड़ा है, अगर और कोई आगे है, अगर दोनों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे तो कभी वो समान लेवल पे आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल है, इसी को हम नाम देते हैं इक्विटी। अगर एक और एग्जाम्पल लें, कुश्ती का जो गेम होता है, पहलवानी का, उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि 56 किलोग्राम का गेम है, 75 किलोग्राम का गेम है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों पहलवान का जो वजन है वो एक ही जैसा लिया जाता है। अगर 75 किलोग्राम की कुश्ती है तो उसमें दोनों पहलवान 75 किलोग्राम के ही होने चाहिए, ये नियम कहता है और यही नियम होता है। हाँ, अब ये नहीं है कि एक मोटा हो, कुछ तगड़ा हो, वो एक दुबला हो, और हम ये कहते हैं ना 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 भाई, कुश्ती है, नियम सबके लिए बराबर है, अब आप दुबले हो तो हम क्या करें? तो ये इस तरीके की समानता नहीं।
हम क्या करेंगे, दोनों का वजन बराबर करेंगे, दोनों की वजन देखेंगे, तब जाकर के कुश्ती लड़ाएंगे, तब हम कहेंगे कि अब हम किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज याद रखिए कि इक्विटी का मतलब है कि जब हम किसी के साथ पक्षपात ना करें, अर्थात निष्पक्षता का व्यवहार जो है जब हम करेंगे, तभी ये जो इक्वालिटी है वो प्राप्त हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल और अगर हम ले कि कोई एक स्टेडियम है, इस पे क्रिकेट चालू है, इस पे मैच हो रहा है और लोग खेल रहे हैं और यहाँ पवेलियन बना हुआ है, ठीक है, ये पवेलियन है, यहाँ पे लोग बैठे हुए क्रिकेट गेम देख रहे हैं। अब जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है जिसकी हाइट जो है वो कम है, और एक बड़ा व्यक्ति है जिसकी हाइट ज़्यादा है। अब ये आगे खड़ा हुआ है या ये आगे खड़ा हुआ है, अब बाउंड्री लाइन जो है इसके ऊपर, मतलब जो जहाँ से हम देख सकते हैं वो इतनी ऊंचाई पर है। तो अब हम तो यही कहेंगे कि भाई नियम तो यही है कि जहाँ पे दोनों लोग खड़े हो वहीं से देखो, क्योंकि समानता तो यही है, हम किसी के साथ विशेष काम तो नहीं कर सकते हैं, किसी को विशेष हम अधिकार नहीं दे सकते हैं, किसी के साथ विशेष प्रावधान नहीं कर सकते हैं। तो क्या समानता ये कभी आ पाएगी? क्रिकेट गेम देख सक पाएगी? ये छोटा वाला देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो समानता कैसे आएगी? समानता ये आएगी कि अब हम ये जो छोटा वाला है इसके नीचे हम एक कोई स्टूल या मेज लगा देंगे ताकि इसके बराबर ये आ पाए, और जब इसके बराबर आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अब दोनों में समानता आई है। तो ये जो एक तरीके का दिया गया है, एक तरीके का विशेषाधिकार है, इसको ये विशेषाधिकार दिया गया है। तो यहाँ समता का मतलब ये मत समझिएगा कि सारे लोग के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यहाँ मतलब ये है कि राज्य ऐसा भी प्रबंध कर सकता है, मतलब वर्ग विभेद तो नहीं करेगा, लेकिन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन वो कर सकता है, और उस वर्गीकरण के अकॉर्डिंग वो विशेष प्रावधान भी कर सकता है। तो इक्विटी और इक्वलिटी में मुख्य रूप से यही अंतर है कि समता का मतलब है जब हम समता का मतलब क्या है, समता एक आधुनिक विचारधारा है, जबकि समानता जो है वो थोड़ा पुरानी विचारधारा है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस समता की बात की थी, जिस समानता की बात की थी, वो समानता इक्विटी वाली है, ना कि इक्वेलिटी वाली है। ठीक है, तो इस समानता तभी प्राप्त होगी जब हम समता को प्राप्त करेंगे, और दुनिया में कोई भी व्यक्ति समान नहीं है, और इस तरीके के प्रावधान संविधान में किए गए हैं। ठीक है, इसके अपवाद भी हैं। ये जो अनुच्छेद 14 है, तो जैसा कि आप दोस्तों इस परिभाषा में देख रहे हैं, आर्टिकल 14 में जो लिखा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ऐसा संभव नहीं है कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जा सके। ठीक है, तो उसे अपवाद स्वरूप कुछ न कुछ करना पड़ेगा, विशेष प्रावधान उसको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कुछ विशेष लोग हैं जिनको विशेष प्रावधान की आवश्यकता है, विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है, विशेष ढांचे की आवश्यकता है, ताकि वो विकास की मुख्य धारा पे आ सकें। क्योंकि जो पहले से जो जिनका विकास बढ़िया है, जो ऊंचाई पे हैं, जिनका लेवल बढ़िया है, तो नीचे वाले लोगों को उनके लेवल पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ विशेष प्रावधान करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के वो दोनों एक साथ समान स्थिति में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ लिखा गया है, पहले मुझे बता देना चाहिए था लेकिन अभी मुझे याद आया, राज्य किसी व्यक्ति को, तो यहाँ नागरिक की बात नहीं की गई है बल्कि व्यक्ति की बात की गई है। और व्यक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे नागरिक हो, गैर नागरिक हो, कोई विधिक व्यक्ति हो, कोई निगम हो, तो कोई भी हो सकता है। अर्थात व्यक्ति का मतलब यहाँ किसी भी व्यक्ति से है, वो विदेशी भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके वो भी क्या होगा, विधि के समक्ष समान होगा, विधि के दायरे में होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो विदेशी है तो भारत के कानून को वो न माने, उसके साथ भी समानता का व्यवहार किया जाएगा, विधि के समक्ष वो भी समान होगा। ठीक है, तो इसके कुछ अपवाद भी हैं, इन अपवादों की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे इसके साथ साथ एक चीज और हम यहां पर देखते हैं कि अपवादों से पहले एक चीज और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ यहां विधि के शासन के समरूप, प्रोफेसर एवी डाइसी के विधि के शासन के समरूप है जो हमारे यहाँ विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान लिया गया है। तो विधि का शासन को सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में एक वाद था, एक मामला था मिनर्वा मिल्स। क्या था मामला? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये मामला कब का था? 1980 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि विधि का शासन संविधान का एक मूल ढांचा है और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे किसी भी संशोधन के द्वारा
कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये बात जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में कही गई थी 1980 में। तो ये बात याद रखिए। अब बात करते हैं कि इस विधि के समक्ष समता के कुछ अपवाद भी हैं। ये अपवाद कौन कौन से हैं? जैसे कि पहले अपवाद की बात करें, अनुच्छेद 15 का 3। अनुच्छेद 15 का 3 ये कहता है, हम जब पढ़ाएंगे अनुच्छेद 15 तो और ज़्यादा समझ में आएगा, फिर भी यहाँ जानिए। अनुच्छेद 15 का 3 ये कहता है कि स्त्रियों और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो हम ये बात कह रहे थे कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, तो यहाँ बराबर जैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा रहा है। विशेष प्रावधान करेंगे तभी समानता आएगी, इसकी बात मैंने पहले ही कर ली। जैसे अगर बात करें कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बालक है और एक वयस्क है, दोनों को रेस में रखा जाता है, रेस के नियम दोनों के लिए बराबर हैं। तो जब दोनों के लिए रेस के नियम बराबर हैं, दोनों एक ही जगह से रेस लगाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो ये बताइए दौड़ करके आगे कौन पहुंच पाएगा? कोई अगर टारगेट है, मान लो यहां पर पहुंचना है, तो कौन पहले वयस्क पहुंचेगा ना, पहले तो बड़ा व्यक्ति पहुंच पाएगा, बच्चा तो पीछे ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहां हम देखिए दोनों को एक ही जगह से टाइम भी बराबर दे रहे हैं और एक ही जगह से दोनों को दौड़ा रहे हैं, तो यहां हम समानता का व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चा तो पीछे रह गया। जब बच्चा पीछे रह गया, मान लो यहां अगर व्यक्ति पहुंच जाएगा तो बच्चा कहीं यहां पर रहेगा, है ना, तो यहां वो समान कहां है? वो तो पीछे ही रह गया ना। तो ऐसी स्थिति में ये समानता नहीं है। अब हमें क्या करना होगा कि इस बच्चे के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने होंगे, तभी तो उसकी बराबरी कर पाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को यहां से दौड़ाना शुरू करें, जब तक ये यहां तक दौड़ के पहुंचेगा तब तक ये शायद यहां पहुंच जाएगा। तो अब देखिए ये बराबरी हमें नहीं देखनी है, बल्कि ये बराबरी देखनी है जहां उन्हें पहुंचना है, तब हम कहेंगे कि वास्तव में अब समानता प्राप्त हुई है। तो बच्चे और स्त्रियां जिनको कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा गया है, तो इनके लिए भी राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है और उसमें संविधान में किया भी गया है। इसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 15 की 4 की, तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, और इसके लिए राज्य ने प्रावधान किया भी है। जैसे कि SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। वो रिजर्वेशन शैक्षणिक संस्थाओं में भी है, निजी संस्थाओं में भी है। उसके साथ साथ अनुच्छेद 16 की बात करेंगे तो सरकारी नौकरियों में भी है। ठीक है, तो 15 के 5 में फिर क्या कहा गया है? शैक्षणिक जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पर रिजर्वेशन दिया गया है। अनुच्छेद 16 की 4 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि ये जो कमजोर वर्ग के हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, इन लोगों को सरकारी नौकरियों में क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा, तभी ये जाकर के ये समाज की मुख्य धारा में अपने आप को ला पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 16 के 6 की। ठीक है, अनुच्छेद 16 के 6 में EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का भी एक प्रावधान किया गया। प्रावधान का संशोधन करके क्या किया गया कि जो सामान्य वर्ग के गरीब छात्र हैं, अर्थात जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्र हैं, उनको 10% का आरक्षण देने का प्रावधान जो है वो संविधान में किया गया, संविधान में संशोधन करके। ठीक है, शायद 103वां संविधान संशोधन जो है वो इनके लिए किया गया था। ठीक है, तो EWS के लिए ये प्रावधान किया गया। तो एक तरीके का ये भी क्या है? ये भी एक तो तरीके का अपवाद ही है ना। ठीक है, आगे अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए विशेष प्रावधान है। राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का कोई FIR नहीं किया जा सकता है। न्यायालय में इस राष्ट्रपति के लिए किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेगा, जो भी डिसीजन लेगा, उसके प्रति वो जवाबदेह नहीं होगा। कहां पर? न्यायालय में। तो विशेष प्रावधान दिया गया है, अर्थात ये भी क्या है? एक तरीके का अपवाद है, और राज्यपाल पे भी ये लागू होता है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको भी कुछ विशेष प्रोविजंस किए गए हैं, ये भी एक तरीके के अपवाद हैं। संसद व विधानमंडल के जो सदस्य हैं, ये जैसे ही सदस्य बनते हैं वैसे ही इनको पेंशन इनकी लागू हो जाती है, कुछ विशेष व्यवस्थाएं इनके लिए, फैसिलिटी इनको दी जाती हैं, और एक बार अगर सांसद कोई बन जाता है तो आजीवन वो पेंशनधारी हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का विशेष प्रावधान है, जो कि इस अनुच्छेद 14 का क्या है? अपवाद है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं विधियों के समान संरक्षण की, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो कि कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसकी हिस्ट्री क्या है दोस्तों? आज भी हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में जो श्वेत और अश्वेत
की जो असमानता है, उस तरीके का भेदभाव आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां जो काले रंग के लोग हैं उनके साथ गोरे लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो ये क्या हुआ कि जब इस तरीके के नियम बनाए जा रहे थे, संविधान में जो नियम बनाए जा रहे थे, तो वहां यह प्रावधान किया गया कि अब किसी भी प्रकार का रंग और नस्ल को नहीं देखा जाएगा, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, जो भी राज्य कानून बनाएगा, जो भी विधि बनाएगा, वो सारी विधियां जो कि संरक्षण से संबंधित होंगी, दोनों के ऊपर समान रूप से लागू होंगी। अर्थात राज्य के द्वारा बनाई गई कोई विधि दोनों तरीके के या जैसे भी वो उनके अंदर विभेद है, वो विभेद को ना देखते हुए दोनों को समान संरक्षण प्रोवाइड करवाएगी। ये जो बात है वो अमेरिका के संविधान में शामिल की गई। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 14वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन करके अमेरिकी संविधान में इसको जोड़ा गया। तो अमेरिका से फिर हम लोगों ने लिया, क्योंकि हमारे देश में भी तो तमाम तरीके की विभिन्नताएं हैं। हमारे देश में भी देखिए ज़्यादातर अगर बात करें तो जातिगत विभिन्नता देखने को मिलती हैं। तो जातिगत विभिन्नताओं को कम करने के लिए, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वही व्यवस्था अपने देश के संविधान में भी ले ली। ठीक है, तो यहां कुछ दिया जा रहा है नागरिकों को, इसलिए यहां पर देखने को मिलता है कि एक तरीके की सकारात्मक अवधारणा इसको हम मानते हैं, क्योंकि यहां नागरिकों को कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, संरक्षण उनको दिया जा रहा है। राज्य जो भी विधि बनाएगा वो सभी प्रकार के नागरिकों के लिए, सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए। भारत के संदर्भ में बात करें तो यहां पर व्यक्ति शब्द का यूज किया गया है, अर्थात जो भी विधि राज्य बनाएगा वो सभी व्यक्तियों का समान संरक्षण करेगी, किसी के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगी, जिसे हम विधियों का समान संरक्षण कहते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर बात थी। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं यहां पर आपको क्लियर किए होंगे। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स आपको लगता है कि छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स करें, लाइक्स करें, और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ साथ में सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बगल में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।